Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर. So students, we all know that there are three sectors in any economy. कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जिनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. तो चैप्टर 8 हमारा था एग्रीकल्चरल सेक्टर, चैप्टर 9 हमने देखा फॉरेन ट्रेड. अब चैप्टर 10 देखेंगे विच फोकसेस ओनली एंड ओनली ऑन secondary sector, that is the industrial sector. Okay, let us see that. Introduction. All nations of the world have a combination of three producing sectors like agriculture, industry and service sector. अब आप गौर से इस पिक्चर को देखेंगे तो इंडस्ट्री और सर्विस अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एग्रीकल्चर जो है वो नीचे लोटपोट होके गिर चुका है. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी डेवलप्ड नेशन की आप अगर बात करेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम होती है और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. इंडिया फ्रॉम डे वन हैज बीन एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को धीरे धीरे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. और ये सब हमें क्यों करना पड़ा है? बिकॉज वी वॉन्ट टू गो फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आगे डिटेल में आएगा. लेट अस सी. इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, देयरफॉर इट हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी. बहुत ही तेजी से अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बगैर पॉसिबल नहीं है. इसीलिए industries hold a very special importance for development of any nation, any economy. अपने पड़ोसी दो हैं, पाकिस्तान और चाइना. वैसे तो ज्यादा पड़ोसी हैं लेकिन तकलीफ देने वाले ये दोनों हैं. इन दोनों की इकोनॉमीज को ही अगर आप स्टडी कर लें तो मालूम पड़ जाएगा दैट पाकिस्तान इज स्टिल अ बैकवर्ड नेशन. एग्रीकल्चर को फॉलो करता आया है सालों से और उसका कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में फोकस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है. ऑन द अदर हैंड आप चाइना को देखो तो चाइना इज अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस है, यहां तक कि उसको वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब डिक्लेयर कर दिया गया था. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर के दम पे हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं. इसीलिए अपनी इकोनॉमी ने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना चालू किया था. कब से? आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस इन 1991. ओके, चलिए आगे देखते हैं. डेवलप्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज आर वेरी लेस इन नंबर. टू अटेन फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज टू डेवलप. सो ये बाकी जितने भी साइक्लिस्ट हैं, कौन सी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी. और इस रेस में देखो आगे कौन गया? दैट इकोनॉमी विच इज अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. सो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी और तेजी से वो देश के लोग, संस्था सब वहां पे अच्छे से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. सो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन. आगे देखते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम. सीधी सी बात है, जो भी बिजनेसेस हम कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल के हो, इंडस्ट्रियल के हो, सर्विस सेक्टर के हो, वी ऑल हैव वन ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज टू अर्न इनकम. सो सीधी सी बात है, जब हम सब इनकम कमाएंगे तो डेफिनेटली ये देश की इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम. देखते हैं. एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज हैविंग डोमिनेंस इन इंडिया व्हिच रिड्यूस्ड ग्रेजुअली विथ डेवलपमेंट ऑफ
इंडस्ट्रीज। तो स्टार्टिंग में इंडिया वॉज फोकसिंग ओनली ऑन एग्रीकल्चर। ये तो अच्छा हुआ कि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, हमारी आंखें खुली और हमको एहसास हुआ कि हमें धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेक्टर से शिफ्ट होके कहां जाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जाना है। ओके, देखते हैं। शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज in national income has increased from 16.6% in 1950-51 to 27% in the year 2013-14। सो बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम। कहा 16.6% और कहा 27%। कहने का ये मतलब है इंडिया अगर 100 रुपए कमाता है तो 1950-51 में 16.6 रुपीस कहां से आते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते थे। वही अब 100 में से 27 रुपीस इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं इन द ईयर 2013-14। तो इससे हमें ये एहसास होता है दैट शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इनकम इज गोइंग अप, इट इज राइजिंग। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। Industrial sector has also played extraordinary role in growth of service sector as well। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर खाली खुद ही आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है, अपने साथ साथ वो सर्विस सेक्टर को भी आगे लेके जाएगा। और कहीं एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर जो इन दोनों की प्रोग्रेस को देख के हक्का बक्का हो गया और गिर गया। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर not only proceeds ahead alone, it also takes service sector along with it on the path of development। क्योंकि हम सब जानते हैं that all the three sectors are interdependent on each other। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, employment। Entire labor supply is not being utilized in productive activities। आप तो जानते ही हैं, एक इंडिया में लोग बहुत ज्यादा और वो लोग भी क्या है, नौरे हैं, जिस कारण से चैप्टर 6 हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या हो गई कि उस पे एक चैप्टर तैयार करना पड़ा है। ठीक है, सो लेबर सप्लाई इज इन अबेंडेंस एंड इट इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट गेट वर्क। तो उनको काम देने का बीड़ा किसने उठाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उठाया, और अपने हिसाब से वो जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता था उसने ये जनरेट करी हैं और लोगों को काम पे लगाया है। ऐसे सुस्त मुर्गों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। सो उनका काम धंधा देना, उनके बारे में सोचना, ये सब किसने शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने शुरू कर दिया। So it also contributed to employment. Let us see what was that contribution on your screen. Planned efforts have increased employment opportunities in industrial sector। बहुत सारा प्लानिंग लगा है, 5-5 साल का प्लानिंग हम एक साथ करने बैठ जाते हैं, भले ही फिर उसमें से एग्जीक्यूशन बहुत कम हो, लेकिन प्लान्ड एफर्ट्स ने ये तो कर दिखाया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। लेट अस सी हाउ मच। In the year 1951, 10.6% laborers were employed in industries, which rose to 24.3% in 2011-12। और बहुत अच्छी बात है, more than double employment opportunities create हुई by the industrial sector। और ये फिगर 2011-12 का है, आज से 8 साल पहले का है। सो अभी तो ये बढ़ के 30% के करीब हो चुका होगा, ऐसा हम मानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुड सब्सटेंशियली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। सो वी ऑल नो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फोकस ऑन विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। यस, लेबर इंटेंसिव, और इसीलिए ज्यादा लेबरर्स को काम पे लगाना यही मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। और वो कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादा होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
cottage industries, tiny industries, any such industry that is following more of labor intensive technique shall create employment opportunities. ठीक है, सो अपनी इंडस्ट्रीज ने भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इजी टू स्टार्ट विथ लेस कैपिटल एंड दे क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. हमने पहले भी देखा था. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 3, एक्सपोर्ट इनकम. अब जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएगा उसे क्या हम सारा खुद कंज्यूम कर लेंगे? द आंसर इज नो. कुछ सरप्लस बचेगा, वही सरप्लस को हम दूसरी कंट्रीज को बेचेंगे. ठीक है, और जो बेचा उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट्स कहेंगे. ठीक है, सो एक्सपोर्ट से हमें क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी. फॉरेन कंट्रीज को सामान बेच के हमें पैसा मिलेगा. ठीक है, चलो. इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम and generate surplus in economy because we want to produce more and more. We generate surplus and such surplus is getting sold in abroad, for which we are getting foreign exchange as our income. उसके बाद these surplus items can be exported to earn foreign exchange because whatever surplus we produce it is sold and sold. सो पहले प्रोड्यूस करो मोर एंड मोर, और फिर उन्हीं गुड्स को क्या करो? बेचो. सोल्ड एंड सोल्ड. ठीक है, उसके बाद इन द ईयर 2013-14 इंडस्ट्रीज अर्नड अबाउट 2/3 शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. नाउ दिस इज मैसिव बिकॉज इंडस्ट्रीज ने जो भी बनाया उस सरप्लस को एक्सपोर्ट किया. वो एक्सपोर्ट होने के बाद जो पैसा मिला, और ये पैसा कितना हुआ? जो भी टोटल तीनों सेक्टर ने मिलके कमाया उसका 2/3 वाज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इंडस्ट्रीज नॉट ओनली सैटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स बट इट ऑल्सो अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो क्या ऐसा नहीं हो जाता कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बनाया वो हम सब ने कंज्यूम कर लिया? यस, हो सकता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी एफिशिएंट है कि वो दोनों ही डिमांड को मीट आउट कर लेता है. डोमेस्टिक डिमांड मतलब डिमांड डन बाय इंडियंस, ये तो पूरी होती ही है. साथ ही साथ इन्होंने फॉरेन डिमांड का भी ध्यान रखा, क्योंकि इंडियन गुड्स आर नॉट डिमांडेड ओनली बाय इंडियंस, इट इज ऑल्सो डिमांडेड बाय फॉरेनर्स. सो डोमेस्टिक डिमांड का ख्याल रख के नेशनल इनकम बढ़ाया और फॉरेन डिमांड का ख्याल रख के फॉरेन एक्सचेंज भी कमाया. कौन से सेक्टर ने? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड? एकदम संतुलन बना के. ऐसा नहीं कि एक इलाका बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और दूसरा इलाका बहुत ज्यादा पीछे रह गया. वी हैव टू गो फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अपने इस सपने को साकार करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरत पड़ेगी. कब, कहां, कैसे? लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. विथ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी देयर इज राइज इन डिमांड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज. सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम जो आज तक कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे आउट ऑफ प्राइमरी नीड्स, वो हम धीरे धीरे कंज्यूम करना चालू करेंगे. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनकी प्राइमरी गुड्स की वांट भी सेटिस्फाई नहीं होती. तो अब जब उनको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो वो सबसे पहले उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के पीछे भागेंगे जो अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं कर सके. जिन प्रोडक्ट्स से अभी तक वो वंचित थे, अब वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करेंगे. ठीक है, फाइन. उसके बाद देखो क्या लिखा है. एक्सेस इनकम लीड्स टू सेविंग्स ऑल्सो विच इंक्रीजेस डिमांड ऑफ लग्जूरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स. मतलब क्या कि जो भी इनकम हम कमा रहे हैं
अगर वो बढ़ रही है, बढ़ेगी क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, उन लोगों ने काम किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उनकी इनकम प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, इनकी सेविंग्स बढ़ी, और ये सेविंग्स किसके लिए काम आएगा? प्राइमरी गुड्स तो हमने खरीद लिए, अब कौन से गुड्स खरीदेंगे? कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ओके, सो आपके लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, आपको बड़े घर में रहना होगा, 5 स्टार होटल में खाना खाना होगा, रोलेक्स की घड़ी पहननी होगी, सूट बूट पहन के जाना होगा, किसी यॉट पे जाके आप पार्टी करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी अच्छी दारू पिएंगे, सिगार पिएंगे और अपना घर सजाएंगे। सो ऑल दीज नीड्स आर व्हाट? लग्जूरियस नीड्स, एंटरटेनमेंट नीड्स। और ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई कौन करेगा? आपकी इनकम, जो आपने कहां से कमाई है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से कमाई है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। सच डिमांड कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड बाय इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी आप इनकम कमा रहे हैं, जिससे आपने डिमांड बढ़ाई इन सारे प्रोडक्ट्स की, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को वापस बनाने भी कौन वाला है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एनी टाइप ऑफ गुड्स इन एनी क्वांटिटी ऑफ व्हाटएवर क्वालिटी द कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है, मोरओवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस in less developed and backward areas must be started to increase employment and to make speedy balanced development। अब गौर से देखो यहां पे क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर। Why private sector cannot start its business in backward areas? हम और आप बैकवर्ड एरिया में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें हैबिट है किसकी? शहरों में रहने की। यहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, लेबरर्स की भी कोई कमी नहीं है, और सारी सुख सुविधाएं अर्बन एरिया में रहती हैं। तो वी ऑलवेज प्रिफर टू स्टार्ट बिजनेस इन ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया, बिकॉज वी आर प्राइवेट सेक्टर, वी विल थिंक अबाउट अवर कन्वीनियंस। बट पब्लिक सेक्टर कन्वीनियंस के बारे में नहीं सोचता, वो किसके बारे में सोचता है? बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। क्योंकि इंडिया बैलेंस में चले कि नहीं चले, उससे हमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जवाबदारी भी किसकी है? गवर्नमेंट की है, फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द नेशन। सो वो बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होगा? बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया का क्या मतलब होता है? जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, वीराना है, बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं, आजू बाजू बस्ती तो है, लेकिन वहां बसने लायक कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सो ऐसी जगह पे पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है, और वहां पे सारी फैसिलिटीज भी वो खुद क्रिएट कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर मेनी। इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स, तो क्या कुछ नहीं कर सकती अपने रिसोर्सेज से, अपने पैसों से, क्योंकि उनके पास बैकअप में कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ऐसे ही बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नमूना आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखो उसको। तो देखा आपने, जहां पे जंगल थे वहां पे हमने कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा गवर्नमेंट को लगाना है। हालांकि ये सीन शिवाजी द बॉस मूवी से था, जिसमें गवर्नमेंट ये सारे काम नहीं कर रही थी, इसीलिए रजनीकांत को ये काम करने पड़े थे। और आप तो जानते ही हैं कि रजनीकांत कोई भी काम कर सकता है। सो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री शुरू करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, और उन सभी का डेवलपमेंट करो जो आज तक
उस डेवलपमेंट की छतरी के अंदर नहीं आए थे। तो क्या होगा? एवरीबडी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, स्पेंड मनी, क्रिएट डिमांड, क्रिएट इनकम, क्रिएट सेविंग्स एंड थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मोटो था, है और रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी नया नया मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी क्या हो? डेवलपमेंट हो। लेट अस सी, इट इज नीडेड टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड टू इंक्रीज लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। सो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स कौन बनाएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएगा। साथ ही साथ लेबरर्स की प्रोडक्टिविटी को भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि जो अभी तक फिजूल बैठे हुए थे वो अब इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा प्रोडक्टिव सोचेंगे और काम भी अच्छे से करेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके फायदे के साथ पूरे देश का भी फायदा होगा। ऑन द अदर हैंड, industries can provide technology, that is tractors, threshers, submersible pumps, etc. to help the agricultural sector. So मैंने पहले ही बोल दिया था कि टेक्नोलॉजी सारी कौन तैयार करेगा? चलो, वो मशीन को मैन्युफैक्चर करना, कैसा मशीन होगा वो किसी एक इंडिविजुअल ने सोचा है, लेकिन उसी सोच को रियलिटी में किसने बदला है? इंडस्ट्रीज ने बदला है, ताकि वो सारे मशीन्स जो किसी एक व्यक्ति ने सोचे हैं वो पूरे देश को हम कब सप्लाई कर पाएंगे? ओनली व्हेन वी हैव दोज इक्विपमेंट्स इन ह्यूज क्वांटिटी, एंड टू मैन्युफैक्चर देम इन ह्यूज क्वांटिटी यू नीड द इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज कैन आल्सो प्रोवाइड विद केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो आप तो ये जानते ही हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारे मैनमेड है, और वो सारा बनता कहां पे है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे पॉइंट नंबर 6, स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब बात को समझना, क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस आयरन, सीमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सबको बढ़ाने के लिए हर उन कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी जो अभी आपकी स्क्रीन पे है ना? रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने हैं, रेलवेज तैयार करने हैं, एनर्जी बढ़ानी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है, पानी की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए जिसके लिए पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। वो पाइप कहाँ बनेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एजुकेशन सेंटर्स हमको तैयार करने हैं जिसके लिए बिल्डिंगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सीमेंट स्टील कहाँ से आएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर से आएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज तैयार करनी है, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग बनती है, वो सारी बिल्डिंगों में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनते हैं। देन वी टॉक अबाउट सोशल थिंग्स, जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा, अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो आज से पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था, वो टाइटल हमने उनसे छीन के अपने नाम कर लिया है। और इन सब चीजों को बनाने के लिए भी प्रोडक्ट्स, चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बनाता है। सो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद it provides vehicles of transportation such as buses, trucks, railways, plane, car, two wheelers। तो हमें मालूम है प्लेन बनता है, मैनमेड है, बस बनती है, मैनमेड है, बुलेट ट्रेन ऐसे ही कुदरत ने नहीं भेजी है, हम उसको बना रहे हैं। फिर ये बड़े बड़े जहाज मैन्युफैक्चर होते हैं, इनके पार्ट्स को जोड़ा जाता है, इनका असेंबलिंग होता है,
ये भी कहीं पे बनता है। जो भी चीजें बनती हैं वो कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनती है। ठीक है, चलिए फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेफ्टी प्रोटेक्शन जो आपके और मेरे घर में अपने बिजनेस में लगा हुआ है, फायर सेफ्टी, हेलमेट्स, नॉइस पोल्यूशन को हम रोक सकें उसके लिए ईयरबड्स, अपने हाथों को गंदा होने से बचाएं, ग्लोव्स, ये सारी चीज बेटा कहाँ बनती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनती है। वो ना ही खाली प्रोफेशनल लाइफ का ध्यान रखेंगे बल्कि पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखेंगे एज फार एज सेफ्टी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम एनी नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस एंड मेक इंडिया स्ट्रोंगर इकोनॉमिकली। इंडियन इकोनॉमी अपनी छाती चौड़ी करके कब दुनिया में खड़ा रह पाएगा? जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमें अब किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज capable enough to produce majority of the products that are demanded by not only Indians but also foreigners। ठीक है, चलिए फिर आगे पॉइंट नंबर 7, चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। अपनी पूरी सोसाइटी में भी रैपिड चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से प्रोग्रेस करता है तो। लेट अस सी व्हाट आर these changes। न्यू इंडस्ट्रियल कल्चर emerges due to which new values like discipline, hard work, competition, teamwork, self-dependency, cooperation, understanding, innovation skills, institutional capability, etc. gets developed। So, जब तक आप एक जगह जाके काम नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम नहीं पहुंचेंगे, अपने टारगेट्स को मीट आउट नहीं करेंगे, अपनी कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, एक टीम में आप काम नहीं करेंगे, अपने आप पे कैसे निर्भर रहते हैं ये नहीं सीखेंगे, दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, आपको वो सारी चीज नहीं आएगी। ये सारी चीज आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करेंगे, क्योंकि वहां पर इन सभी चीजों की इन डेप्थ ट्रेनिंग मिलती है और फिर आपको काम पे रखा जाता है और कई सारी चीजें आप काम करते करते सीखते हैं। ये उन सारे कंट्रीज में, उन सारी जगहों में पॉसिबल है जहां पे ऐसा इंडस्ट्रियल कल्चर सेटअप हो चुका है, जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं खाली खेतीबाड़ी करनी है तो मेरा फार्म, मेरा काम, मैं बाजू वाले के खेत में भी क्यों नजर मारूं, मेरे को टीम वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे फार्म पे मैं ही काम करूंगा, मेरे को डिसिप्लिन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फार्म, मेरी मर्जी, माय लाइफ, माय रूल्स। ऐसे नहीं होता। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही मैक्सिमम वैल्यूज एक इंसान के कल्टीवेट होते हैं और ऐसे सोशल चेंजेस लाना अपने देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर दिस विल हेल्प सोसाइटी स्टैंड अगेंस्ट व्हाट? सुपरस्टिशन, फेटलिज्म, नैरो साइकोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर एक्सेट्रा। तो जितनी भी बुरी बुरी चीजें आपके दिमाग में भरी पड़ी हैं वो सारी निकल जाएंगी अगर आप काम पे लग जाओगे तो। ना ही आप फिर भगवान पे डिपेंडेंट रहोगे, ना ही आपका बिहेवियर नैरो माइंडेड होगा, ना ही आप किसी अंधविश्वास में विश्वास रखोगे, क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ा चुके होंगे कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, ऐसा फीलिंग आ जाएगा। So you will come out of all the mental blocks that you have faced till now, because industrial sector will make you do all these things because they talk practical. Every cause has an effect and every effect is only because of a cause. They will prove it scientifically कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो आपको बैठ के विचार करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बैड लक है, भगवान नाराज हो गए होंगे, ऐसा करना गलत है, अभी तक हमने नहीं किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनोवेशंस पे भी चर्चा होती है, हर वो काम करने की चर्चा होती है जो आज से पहले हमने नहीं किया।
सो आपका पूरा बिहेवियर, पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव चीजें बाहर जाएंगी, पॉजिटिव चीजें अंदर आएंगी। ये एक सोशल डेवलपमेंट एक इंडस्ट्री कर सकता है, और ऐसा सोशल डेवलपमेंट अपनी पूरी इकोनॉमी को इंस्पायर करेगा टू गो अहेड इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि आप भी किसी से इंस्पिरेशन लेके बैठे हो, मैं भी किसी से इंस्पिरेशन लेके बैठा हूं, और हम हर वो काम कर रहे हैं जो अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी होता है। सो इंडस्ट्रियल कल्चर अगर आ गया तो वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, एक जगह काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ थॉट्स होगा, और एक बंदा दूसरे बंदे को इंस्पायर करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जो भी सोशल चेंजेस हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंस्पायर करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर तो हो गया। अब हमें इसको लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। वी नीड मैडनेस टू क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड वी डोंट हैव टू स्टॉप दिस मैडनेस। ओके, पागलपन जारी रहना चाहिए, तो इस देश का विकास फटाफट होगा। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज दिस मैडनेस। एम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, A for availability of export income, D for development of economy is balanced, N for national income, E for employment, S for strengthens economic structure, and again S for social structure changes. ठीक है, अंडरस्टूड। सो इसको लिख लेंगे और एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैडनेस। So madness results into importance of industrial sector. M for modernization of agriculture, A for availability of export income, D for development of economy is balanced, N for national income, E for employment, S for strengthens economic structure, and again S for social structure changes. Okay, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। Okay, bye.